मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बंदीकुई। बात करते हैं संप्रभुता के लक्षणों के बारे में। पिछले हमने उसमें एपिसोड में देखा मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी, संप्रभुता की जो परिभाषाएं अर्थ है उसके बारे में। अब देख रहे थे हम संप्रभुता के लक्षण। संप्रभुता का जो पांचवा जो लक्षण है, संप्रभुता राजा से अपृथकरणी होती है, अर्थात राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना संप्रभुता का त्याग नहीं कर सकता। संप्रभुता राज्य के व्यक्तित्व का मूल तत्व है और उसे अलग करना आत्महत्या के समान है। और प्राय ऐसा भ्रम हो जाता है किसी राज्य के खंड के पृथक होने से उसका कोई एक भाग किसी अन्य राज्य द्वारा जीत लिए जाने पर उस खंड और भाग से संबंधित संप्रभुता उस राज्य से पृथक हो जाती है, किंतु वास्तव में उसे संप्रभुता राज्य से पृथक नहीं होती, वरन संप्रभुता का स्थानांतरण मात्र होता है। और गार्नर ने कहा कि संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का ये व्यक्तित्व अधेय है, वह किसी प्रकार किसी दूसरे को दे नहीं सकता, उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता भी किसी अन्य को नहीं दी जा सकती। ये बात लाइबर ने सुंदर ढंग से अपने इस विचार इस प्रकार व्यक्त की कि जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना मनुष्य अपने जीवन और व्यक्तित्व को अपना वृक्ष अथवा फलने फूलने के स्वभाव को पृथक नहीं कर सकता, उसी प्रकार संप्रभुता को राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता। रूसो कहता है कि संप्रभुता में सामान्य इच्छा का अनुष्ठान होने के कारण उसका कभी विच्छेद नहीं किया जा सकता और शक्ति हस्तांतरित की जा सकती है, पर इच्छा नहीं। अन्यथा इसका अर्थ है कि एक राज्य में केवल एक ही प्रभु शक्ति को हो सकती है और वैध रूप से जनता का आज्ञा पालन का आदेश देती है। एक राज्य के अंतर्गत एक से अधिक प्रभु शक्तियों का अस्तित्व मान लेना, राज्य के भीतर राज्य की मान्यता को स्वीकार कर लेना और राज्य की एकता को भंग करना। अविभाज्यता, संप्रभुता के एक प्रमुख लक्षण उसकी अविभाज्यता है और संप्रभुता पूर्ण है। उसे विभाजित करने का अर्थ उसे नष्ट करना अथवा एक से अधिक राज्यों की रचना करना। कालहन ने लिखा कि संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है और जिस प्रकार हम एक अर्धवर्ग और अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार आधी अथवा तिहाई संप्रभुता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो दोस्तों ने ठीक ही कहा कि प्रभुसत्ता का विभाजन केवल एक धोखा है। इस प्रकार गेटिल ने कहा कि विभाजित प्रभुसत्ता अपने आप में एक विरोधाभास है और संप्रभुता का अर्थ है राज्य की सर्वश्रेष्ठ सत्ता, और एक समय पर एक राज्य में दो सर्वश्रेष्ठ सत्ताएं निवास नहीं कर सकती। संप्रभुता विभाज्यता के विचार से अनेक विचारक सहमत नहीं है और बहुलवादी विचारक संप्रभुता को राज्य अन्य समुदायों में विभाजित मानते हैं। इसके अतिरिक्त लासवेस, ब्राइस, फ्रीमैन आदि लेखकों का विचार है कि संघ राज्यों में संप्रभुता विभाजित होती है। और एक अंग्रेज इतिहासकार फ्रीमैन ने तो यहाँ तक कहता है कि संघात्मक आदर्श की पूर्णता के लिए प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण विभाजन अनिवार्य है। लेकिन लावेल, ब्राइस, फ्रीमैन आदि विद्वानों का दृष्टिकोण सही नहीं है और इन विद्वानों द्वारा शासन और प्रभु शक्ति को एक ही समझ लेने के कारण इस प्रकार बात कही गई कि संघ राज्य में संप्रभुता अविभाज्य होती है और ये संप्रभुता संविधान में निहित होती है और व्यवहार में इसका प्रयोग संविधान में संशोधन करने वाली शक्ति करती है। गेटिल ने ठीक लिखा कि संघीय शासन प्रणाली में संप्रभुता का विभाजन नहीं होता जो कि समस्त राज्य में निहित होती है, परंतु उनके अनेक शक्तियों का विभाजन होता है जो कि वैधानिक रीति से शासन के विविध अंगों में विभक्त होती है। संप्रभुता के विविध रूप। संप्रभुता शब्द को अनेक अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है। भ्रम दूर करने के लिए संप्रभुता के कुछ प्रचलित रूपों की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है। पहला है औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता, एक नॉमिनल और एक रियल सॉवरेनिटी। अब इसका क्या अर्थ है कि औपचारिक और नाम मात्र की संप्रभुता का तात्पर्य एक व्यक्ति या ऐसी इकाई से है जिसके पास सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण शक्ति निहित हो, किंतु जिसके द्वारा व्यवहार में इस प्रकार की शक्ति का अपने विवेक के आधार पर उपयोग न किया जा सके और व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग उसके नाम पर कोई अन्य व्यक्ति करे। इंग्लैंड का सम्राट इस प्रकार की औपचारिक संप्रभु का आदर्श उदाहरण है।
सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में सम्राट ही संप्रभु है, किंतु वास्तविक संप्रभु पार्लियामेंट और मंत्रिमंडल है, जो व्यवहार में सम्राट की संप्रभुता का उपयोग करता है। और इस प्रकार भारत में भी राष्ट्रपति को औपचारिक संप्रभु, संसद और मंत्रिमंडल को वास्तविक संप्रभु कहा जा सकता है। औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता का भेद संसदात्मक व्यवस्था में देखा जाता है। वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता एक राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने, उनका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिनके पास होती है, उसे वैधानिक संप्रभुता कहा जाता है। और यह वह संप्रभु है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है। वैधानिक दृष्टि से सर्वोच्च शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता और धार्मिक निर्देशों, नैतिक सिद्धांतों और जनमत के आदेशों का उल्लंघन कर सकती है। परिभाषा देते हुए कहा कि वैध प्रभुत्व यह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में पूरा कर सके, और वह सत्ता जो देवी कानून, नैतिक सिद्धांतों और जनमत की उपेक्षा कर सके। इस प्रकार डायसी ने लिखा कि वैध संप्रभुता कानून बनाने वाली वह शक्ति है जो अन्य किसी भी कानून या विधि से मर्यादित नहीं होती। इंग्लैंड में संसद से सम्राट, किंग इन पार्लियामेंट को इस प्रकार एक वैचारिक संप्रभु कहा जा सकता है। और डायसी ने इंग्लैंड के इस वैधानिक संप्रभु के संबंध में लिखते हैं कि संसद कानून की दृष्टि से इतनी सर्वशक्ति संपन्न है कि एक बच्चे को पूरी उम्र का, मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति को राजद्रोही या वैध संतान को वैध घोषित कर सकती है। अंततः उचित समझे तो किसी व्यक्ति को स्वयं से संबंधित मामले में भी न्यायाधीश बना सकती है। कानून संप्रभुता की निम्नलिखित विशेषता बताएगी। ये निश्चित होती है और न्यायालय से स्वीकार करता है, और ये किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित हो सकती है, और एक निश्चित रूप से संगठित, स्पष्ट और विधि द्वारा मान्य होते हैं। वैधानिक दृष्टि से राज्य की इच्छा की घोषणा केवल यही कर सकती है कि व्यक्तियों को सभी अधिकार कानूनी संप्रभुता से प्राप्त होते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से व्यक्ति कोई संप्रभुता के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। यह सीमित और सर्वोच्च होती है। राजनीतिक संप्रभुता देखेंगे हम। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन व्यवस्था वाले देशों में तो वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार का प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश राज्यों में प्रचलित है, उसके अंतर्गत वैधानिक संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु अलग अलग इकाइयाँ होती हैं। वैधानिक दृष्टि में से तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट संप्रभु है, किंतु वास्तविक रूप में पार्लियामेंट की सत्ता पर अनेक प्रतिबंध हैं। पार्लियामेंट जनता के कल्याण इच्छाओं के विरुद्ध किसी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि जनता पार्लियामेंट के सदस्यों को निर्वाचित करती है और उन पर नियंत्रण रखती है। वैधानिक संप्रभु की सत्ता पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति को ही राजनीतिक संप्रभु कहा जा सकता है। डायसी के शब्दों में, जिस संप्रभु को वकील लोग मानते हैं, उनके पीछे एक दूसरा संप्रभु रहता है। उसके संप्रभु के सामने वैधानिक संप्रभु को सिर झुकाना ही पड़ता है। जिसकी इच्छा को अंतिम रूप में राज्य के नागरिक मानते हैं, वह राजनीतिक संप्रभु है। गार्नर ने भी कहा कि वैध संप्रभुता के पीछे एक और दूसरी संप्रभुता है, जो वैध रूप से अज्ञात और असंगठित है, और जिसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि राज्य की इच्छा को वैध आदेश के रूप में व्यक्त कर सके। परंतु फिर भी जो भी ऐसी सत्ता है जिसके सम्मुख संप्रभुता को नतमस्तक होना पड़ता है, वह राजनीतिक संप्रभुता। और कार्यालय के शब्दों में, पार्लियामेंट को इसी राजनीतिक संप्रभु के प्रति ये कहना होता है कि मैं उनका नेता हूँ और मुझे उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। लेकिन ये राजनीतिक संप्रभुता कानून द्वारा ज्ञात नहीं होती। ये तो असंगठित, अनिश्चित होती है, और संकीर्ण दृष्टिकोण से एक देश के निर्वाचकों को राजनीतिक संप्रभु कहा जा सकता है, क्योंकि वही वैधानिक संप्रभु का निर्णय करते हैं। लेकिन दलीय राजनीति, लोकमत और प्रचार के साधनों को भी वैधानिक संप्रभु पर नियंत्रण रहता है। इसलिए गिलक्रास्ट के शब्दों में कहा जा सकता है कि राजनीतिक संप्रभु एक राज्य के अंतर्गत उस सभी प्रभावों का योग होता है जो कानूनी संप्रभु के पीछे नीत रहते हैं। अब हम देखेंगे वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता के बीच क्या संबंध है। प्रत्यक्ष लोकतंत्री शासन में
वैध और राजनीतिक प्रभुता में कोई अंतर नहीं होता है और वो क्रियात्मक रूप में मिल जाती है, क्योंकि विधि निर्माण में जनता का प्रत्यक्ष हाथ होता है, किंतु अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता के प्रतिनिधि विधि निर्माता होते हैं। ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधियों में से निर्मित व्यवस्थापिका वैधानिक संप्रभु और उस वैधानिक संप्रभु पर नियंत्रण रखने वाले निर्वाचक राजनीतिक संप्रभु कहलाते हैं। क्लियर? दूसरी इसका पहलू है कि कानूनी निर्वाचक समूह की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए और व्यवस्थापिका सभा को सब तरह से उनके आदेशों का पालन कराना चाहिए। यदि व्यवस्थापिका ऐसा नहीं करती तो निर्वाचकों और व्यवस्थापिका में एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं रहता और इसमें परस्पर राजनीतिक संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। वैध और राजनीतिक संप्रभु दो भिन्न वस्तुएं नहीं हैं, वो राज्य की प्रभुता के दो पक्ष हैं और यद्यपि उनकी अभिव्यक्ति भिन्न मार्गों से होती है और दोनों के बीच अधिकाधिक सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। प्रोफेसर रिची ने ठीक ही कहा कि श्रेष्ठ शासन की समस्या अधिकांश में वैधानिक संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित करने की समस्या है। एक श्रेष्ठ व्यवस्था के अंतर्गत वैधानिक संप्रभुता को राजनीतिक संप्रभु की इच्छा के दर्पण के रूप में कार्य करना चाहिए। वैध प्रभुता सत्ता या राजनीतिक प्रभुता यह सत्ता की इच्छा के विरुद्ध आचरण करने का साहस नहीं कर सकती। यदि ऐसा करती है तो वैध सत्यता लीगल ट्रुथ राजनीतिक असत्यता में परिणत हो जाती है। दूसरी भी देखेंगे हम लोक प्रभुता। लोक प्रभुता का विचार आधुनिक लोकतंत्र के एक आधारभूत सिद्धांत है और इस धारणा के अनुसार अंतिम प्रभु सत्ता जनता में निहित होती है। लोक प्रभुता के विचार को मध्ययुग में मर्सिंग्लो ऑफ पेंडुआ और विलियम ऑफ ओकम आदि विचारकों ने के द्वारा जन्म दिया गया, परंतु इस धारणा का प्रमुख प्रतिपादक रूसो है, जिसमें सामान्य इच्छा जनरल विल को ही लोक प्रभुता मानता और रूसो का तात्पर्य सबकी इच्छा के उस भाग से था जिसमें सामान्य हित निहित हो। और 19वीं सदी के जनमत के जनतंत्र के विकास के साथ साथ लोक प्रभुता के सिद्धांत को भी लोकप्रियता मिली और आजकल तो निर्विवाद रूप से ये स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि राजनीतिक सत्ता का अंतिम संरक्षण जनता जनार्दन के हाथों में ही है। जैसा ब्राइस ने लिखा कि आधुनिक युग में लोक प्रभुता लोकतंत्र का आधार पर्याय बन चुकी है, परंतु लोक प्रभुता के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पष्ट रूप से नहीं बताते कि जनता शब्द से उनका तात्पर्य क्या है। एक अर्थ में नवजात शिशु से लेकर के मृतप्राय व्यक्ति तक, निम्नतम अपराधी से लेकर आदर्शम नागरिकतम, इन सभी शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। और दूसरे अर्थ में इस शब्द में केवल उन्हीं व्यक्तियों का बोध होता है जिसमें राजनीतिक चेतना हो और जो उत्तरदायित्वपूर्ण हो। दूसरे अर्थ इस शब्द में केवल उन्हीं व्यक्तियों का बोध होता है जिसमें राजनीतिक चेतना हो, जो उत्तरदायित्वपूर्ण हो, जिन्हें मताधिकार प्राप्त हो और जनसंख्या के बहुमत का निर्माण करते हो। प्रथम अर्थ वाली जनता को प्रभु मानना तो कोरी मूर्खता होगी। लोक प्रभुता में से केवल मताधिकार प्राप्त जनसंख्या के बहुमत को ही बोध हो सकता। राजनीतिक प्रभुता और लोक प्रभुता में कोई अंतर नहीं रह जाता। गार्नर ने लिखा कि लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ निर्वाचक समूह की जनसंख्या की शक्ति से अधिक नहीं होता और वह उन्हीं देशों में संभव है जिनमें व्यापक मताधिकार की प्रणाली प्रचलित करने के लिए वैध रूप से स्थापित मार्गों द्वारा उनकी इच्छा को व्यक्त और प्रसारित करने के लिए क्रियान्वित होती है। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार लोक प्रभुता के सिद्धांत सिद्ध है शासन का अस्तित्व और जनमत के लिए यदि जानबूझकर जन इच्छाओं की अवहेलना की जाती है तो क्रांति की संभावना उत्पन्न हो जाती है। दूसरी बात है शासन का अस्तित्व जनहित के लिए होता है। तीसरी जो बात है जनमत की अभिव्यक्ति के लिए सरल वैचारिक साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। और चौथी लास्ट बात थी कि निश्चित अवधि के बाद चुनाव, नगरीय स्वायत्त शासन
लोक निर्णय, आरंभक और प्रत्यावर्तन द्वारा शासन सरकार जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होनी चाहिए। शासन के बाद ही अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत किया जाना चाहिए, स्वेच्छाचारिता से नहीं। विधित और यथार्थ संप्रभुता। एक देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है उसे विविध संप्रभु कहते हैं। और एक देश के अंतर्गत व्यवहार में और वास्तव में जिस प्रकार का यह समुदाय द्वारा शासन किया जाता है, दूसरे शब्दों में जनता से जो व्यक्ति समुदाय वास्तव में अपनी आज्ञाओं का पालन कराता है उसे यथार्थ संप्रभु कहते हैं। और ब्राइस के शब्दों में यथार्थ संप्रभु वह हैं जिसकी आज्ञाओं व आदेशों का वास्तव में पालन होता है, चाहे उसकी प्रभुता के आधार कानून हो या ना हो। सामान्यतः विविध और यथार्थ प्रभु अलग अलग नहीं होते, क्योंकि कानून द्वारा जिस इकाई को शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है व्यवहार में भी उसी के द्वारा शासन किया जाता है। किंतु विशेष परिस्थितियों में विधित और यथार्थ संप्रभु अलग अलग हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक श्रेणी या बहुसंख्यक जनसमूह राज्य के विद्वान, संविधान, कानून की उपेक्षा कर क्रांति, विद्रोह या शक्ति के प्रयोग द्वारा शासन शक्ति अपने हाथ में लेकर अपनी सरकार स्थापित कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में विधित संप्रभु तो पुरानी सरकार ही रहती है, लेकिन नवीन स्थापित करने उस राज्य की वास्तविक संप्रभु हो जाता है। लेकिन विधित संप्रभु और यथार्थ संप्रभु अधिक समय तक एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। या तो विधित संप्रभु थोड़े समय के बाद इस प्रकार के विद्रोह द्वारा स्थापित शक्ति का अंत करके पुनः यथार्थ संप्रभु बन जाता है। यह विद्रोह द्वारा स्थापित नई सरकार संविधान में परिवर्तित करके या किसी और प्रकार से जनता की स्वीकृति प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करके विधित संप्रभु ही बन जाते। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी द्वारा किए गए परिवर्तनों को जब रूसी जनता ने स्वीकार कर लिया तो क्रांति द्वारा स्थापित नवीन सरकार यथार्थ संप्रभु होने के साथ साथ विविध संप्रभु ही बन गए। और जुलाई 1973 में आपको ध्यान होगा कि सरदार मोहम्मद दाऊद की सरकार ने पहले यथार्थ संप्रभु प्राप्त की है और थोड़े समय में व्यापक जन समर्थन के आधार पर संप्रभुता भी प्राप्त कर ली है।